हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो हमारा लेक्चर नंबर 2 है और ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है ये नई सीरीज है और इस सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस की शुरुआत। तो मैंने अभी सिर्फ एक लेक्चर खत्म किया है जिसमें कि मैंने पादप उत्तक के बारे में आपको बताया है। बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से उसमें हमने पढ़ा है जिससे कि आने वाले सभी एग्जाम जो कि आपका खास करके DSSB, आपका बिहार का एग्जाम हो गया बीपीएससी, इसमें आपका जो प्राइमरी लेवल और आपका अपर प्राइमरी लेवल दोनों को कवर करेगा। DSSB में भी आपका प्राइमरी लेवल और आपका जो टीजीटी लेवल इसको भी ये कवर करेगा, ये सारी सीरीज। प्लस आपका यूपी टेट, प्लस आपके ऐसे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जहां पर आपसे एनसीईआरटी का कंटेंट पूछा जाता है तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। कंटेंट हमारा बाइलिंगुअल रहता है, आप खुद देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगी। तो इस वीडियोस की सीरीज से जरूर जुड़िएगा, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और डेली आपको वीडियो मिलता है सुबह 10 बजे। 10 का डोज लेना आप ना भूलें। डेली सुबह 10 बजे मंडे टू फ्राइडे आपका वीडियो आता है, मंडे से लेके फ्राइडे तक। तो इस बात को भी याद रखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं बचे हुए चैप्टर को कंप्लीट, जिसमें आज हमको जंतु उत्तक के बारे में पढ़ना है। तो जंतु उत्तक को जानने से पहले चीजों को समझ लेते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिए अपने दोस्तों तक। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए जो कि ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से ही है। चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं जंतु उत्तक। तो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद मैं इसको एक एक चीज को आपको अच्छे से डीप में बताऊंगी जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले जान लेते हैं जंतु उत्तक। तो जंतु उत्तक के कुछ प्रकार हैं, जैसे उपकुला उत्तक हो गया, पेशी उत्तक हो गया, संयोजी उत्तक हो गया और तंत्रिक उत्तक हो गया। तो इन सारे उत्तकों के बारे में आपको पढ़ना है। जंतु हमारा क्या, एनिमल हमारा देखने में इतना बड़ा लगता है, हम देखने में इतने बड़े लगते हैं, पर सिर्फ ये 4 टिश्यू से मिलकर ही एक पूरा शरीर का क्या है, निर्माण हुआ है। तो ये 4 तरह के उत्तक हमको अच्छे से पढ़ने हैं। सबसे पहले बात कर लेती हूँ उपकुला उत्तक। उपकुला उत्तक आपका मतलब एपिथेलियल टिश्यू, जो कि आपकी बाहरी सतह की सारी जो लेयर्स होती हैं, बाहरी आपको स्किन दिख रही है आपकी बाहरी, आपको और क्या, आपका फेस दिख रहा है मतलब फेस की स्किन हो गई। तो ऐसी सारे उत्तक जो कि आपको एक स्ट्रक्चर बना रही है, एक बाहर का फ्रेम बना रही है, वो किस में आ जाएंगे आपके, वो उपकुला उत्तक में आ जाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ, अभी डिटेल हम करने जा रहे हैं। जैसे कि आपका एक अंदर का कोई अंदरूनी अंग हो गया, जैसे आपका स्टमक है, अमाशय है, तो अमाशय की आपकी लाइनिंग जो हो गई, उसकी जो परत है, तो मतलब जितनी भी चीज है जिनकी परत की बात हो रही है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, उपकला उत्तक हो जाएगी। अब इस उपकला उत्तक में भी फर्दर डिविजन किए गए हैं। जैसे कि आपका हो गया स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, जिसको आप बोलते हैं सरल शल की उपकला। स्क्वैमस आपका सिंगल लेयर का बना होगा। फिर आपका हो जाएगा स्तरित उपकला, स्तरित मतलब स्ट्राइटेड टिश्यू, तो स्ट्राइटेड एपिथेलियम टिश्यू हो गया। तो ये सब चीज को अभी हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे, अभी सिर्फ आप सुन लीजिए जिससे कि आपके दिमाग में रहेगा, जो मैं आगे शब्द बोलती जाऊंगी वो सब आप एक रिलेट कर पाएंगे चीजों को। फिर बात कर लेते हैं स्तंभकार। आपको नाम से ही क्लियर है क्या, स्तंभकार, कुछ स्तंभ जैसी बात हो रही है, कुछ कॉलम जैसी बात हो रही है। मतलब एक स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, आप टिश्यू का एक कॉलम से रूप में, इस तरीके से कॉलम्स का स्ट्रक्चर आप देखें, आगे चलकर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं घनाकार। घनाकार मतलब कि कुछ क्यूब्स का आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये आपकी जो टिश्यू होगा वो किस तरह से होगा, कुछ कुछ क्यूब्स बनी होंगी इस तरीके की। तो इन सब चीजों को बस सुनते जाइए, बहुत आसान चैप्टर है और इससे आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे किस तरह की उसका स्ट्रक्चर है कोई भी टिश्यू का, या उसके उससे निर्धारित जो उस टिश्यू से बने हुए जो ऑर्गन्स हैं ये आपसे पूछते हैं। तो ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब बात कर लेती हूँ, उसके बाद आ जाते हैं संयोजी उत्तक। तो ऐसे उत्तक जो एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहे हैं, मतलब एक तरह से कनेक्शन का काम कर रहे हैं, जिनको बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यूज। अब ये कनेक्टिव टिश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपका बोन होगा, एक बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन जोड़ता है ना, एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी है। अब वो एक हड्डी दूसरी हड्डी से किससे कैसे जुड़ी है, आपका दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है आपका टेंडन और एक होता है आपका लिगामेंट। तो जो टेंडन होता है वो बोन से मसल को जोड़ता है और जो लिगामेंट होता है वो बोन टू बोन जोड़ता है। ये सब चीजें भी अभी हम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, क्लास आपकी बायलिंगुअल होगी, सारा कुछ आपको बायलिंगुअल ही मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तो हाँ, फिर ब्लड। तो जो रक्त होता है वो भी आपका क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह बह रहा है। जैसे जब ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ब्लड में आई कहाँ से, हार्ट, हार्ट ने क्या किया, पंप किया। तो हार्ट ने कहाँ भेजा, जो ब्लड था वो भेजा लंग्स पे, लंग्स ने क्या किया, उसका ऑक्सीजनेशन कर दिया।
मतलब उसको ऑक्सीकरण कर दिया फेफड़े ने। अब वो फेफड़े से ऑक्सीकरण करे जो ब्लड था, जो रक्त था, वो वापस हार्ट में आया, ठीक है, हृदय में आया। फिर क्या किया, बाकी आपकी महाधमनी द्वारा सारे शरीर में ट्रांसफर हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो जो रक्त है वो भी क्या कर रहा है, एक जोड़ने का काम कर रहा है एक अंग को दूसरे अंग से। जैसे कि हृदय से गया कहाँ, फेफड़े की तरफ, और फेफड़े से ऑक्सीजन लेके वापस से आया हृदय की तरफ, और हृदय में महाधमनी द्वारा गया दूसरे अंगों पे। तो इसका मतलब क्या है, जुड़ रहा है, कोई चीज कनेक्ट हो रही है एक दूसरे से। बस सुनते चलिए, आपको चीजें याद हो जाएंगी। बस इस सेशन से जरूर जुड़िएगा। सारे चैप्टर्स में कवर कराने की कोशिश करूंगी बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आए, प्लस हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे साथ में, तो बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। फिर बात कर लेते हैं अब इसमें एरियोलर और वसामय उत्तक होता है। एरियोलर में आपके आ जाएंगे कि ऐसे उत्तक जो कि कहीं पे भी स्पेस, कोई जगह को भरना है। जैसे आपके दो टिश्यूज के बीच में, दो सेल्स के बीच में कुछ जगह को, जहां अगर जगह खाली दिख रही है, अब उस जगह को भरना है, तो वो भरने वाला काम कौन कर लेगा, एरियोलर। आप नाम से ही समझ जाएंगे, एरिया मतलब हवा, हवा की, एयर की बात हो रही है। तो जहां भी हवा, जहां से हवा हवा दिख रही है, मतलब दूर दूर सेल्स दिख रहे हैं, अब उन सेल्स को भरने की बात हो रही है, तो ये वाले उत्तक का इस्तेमाल होगा। फिर बात आ जाती है वसामय उत्तक, मतलब एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू से क्या होता है, फैट से रिलेटेड, आपकी वसा से रिलेटेड। तो आपकी स्किन के अंदर की जो लेयर होती है वो वसा की बनी होती है। तो उसमें क्या है, आपका सारा का सारा स्टोर होता है, क्या, फैट, आपका वसा स्टोर होती है, संचित होती है। अब ये वसा कहाँ संचित होगी, आपके कोशिकाओं के अंदर। तो हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बात करें तंत्रिक उत्तक, आपके नर्वस टिश्यूज। तो नर्वस टिश्यूज में क्या आपको पढ़ना है, इसमें ब्रेन के बारे में सिंपल पढ़ना है कि कैसे नर्व्स आपके ब्रेन से जो है वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये तो एक ओवरव्यू था। चलिए आइए जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करते हैं एक एक प्रॉपर। चलिए आइए जल्दी से देख लेते हैं उपकुला उत्तक को। मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए इंग्लिश और हिंदी में, तो आपको देखने में, समझने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो उपकुला उत्तक है, मतलब ऐसी उत्तक जो कि आपकी एक कवरिंग बना रही है, एक लाइनिंग बना रही है, मतलब एक रेखी कर रही है किसी भी अंग को। दो अंग के बीच में क्या बना रही है, अब बैरियर बना रही है, मतलब एक तरह से एक ऐसा बीच में झिल्ली बना दे रही है, जिससे कि आपका अगर अमाशय है और अमाशय से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्सिंग ना हो जाए, तो वो क्या है, एक तरह की झिल्ली बना रही है। तो आप जितनी भी बाहरी सतह समझ सकते हैं, चाहे वो अंदरूनी आपके शरीर में हो, चाहे वो बाहर आप देख रहे हैं जो भी स्ट्रक्चर उसमें हो, तो आपका वो कैसी उपकला पाई जाएगी, आपकी वो सरल मतलब आपका ये सिर्फ एक उपकला एपिथेलियम जो उत्तक है वो आपका उसमें पाया जाएगा, ठीक, एपिथेलियम टिश्यू। तो हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो जो कवरिंग हो गई, अब आउटर कवरिंग भी हो सकती है, इनर कवरिंग। आउटर आपकी स्किन हो गई, इनर कवरिंग मतलब जो अंदर शरीर के जो अंग है उसके अंदर की जो कवरिंग है, उस इनर कवरिंग की बात हो रही है, ठीक। अब बात कर लेते हैं बैरियर। तो बैरियर जैसे मैंने बताया कि बैरियर कैसे रोक रही है दो अंग को, दो अंग की चीजों को एक दूसरे से मिक्स होने में। साथ ही साथ इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, जो भी आपकी ये उत्तक है, कौन सी उपकला उत्तक, ये बहुत परमेबल होती है। परमेबल से मतलब हुआ कि परागम में होती है, कि आपके जितने भी वाटर है, आपके वाटर का आदान प्रदान, गैस का एक्सचेंज, ये सब कहाँ हो पाए, जिससे कि इजिली पॉसिबल हो। किसमें आपका हो रहा है, याद रखेंगे, बात में किसकी बता रही हूँ, एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक। अब बात करते हैं, इसके जो सेल्स होते हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होने से मतलब क्या हो गया, इधर देखेंगे, टाइटली पैक्ड मतलब कि सेल्स जो है वो पास पास है, जरा भी इसमें हवा का भी पास, हवा की भी मतलब एंट्री की जगह नहीं है। इसीलिए इसमें जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। जो परमेबिलिटी है बहुत ज्यादा होती है, मतलब परागम में है, इसमें बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि गैस या वाटर का आदान प्रदान हो सके, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ कंटिन्यूअस होती है, प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, फिर ढकने का काम करती है, सब पॉइंट्स मैं बता चुकी हूँ। फिर बाह्य सुरक्षा प्रदान करती है। फिर आपको ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी, जितने भी अंग हैं आपके, जितने भी कैविटीज हैं, गुहिकाएं हैं, इनको क्या करती है, ढकती है, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं कि इसके सब टाइप्स। इसके सब टाइप्स हो जाएंगे आपके, सबसे पहले जो है सरल शल्की उपकला, स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक, सरल शल्की उपकला। सरल शल्की उपकला आपके कहाँ कहाँ पाई जाएगी, सबसे बड़ी बात है कि आपकी ये कहाँ पाई जाएगी, ईसोफेगस और एल्वेलाई। आपको इसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में इसके एग्जाम्पल्स मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। तो ईसोफेगस आपकी ग्रास नली, और आपका एल्वेलाई जो आपका लंग्स में प्रेजेंट होता है, फेफड़ों में, इसमें कौन सी टिश्यू पाया जाता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, या आपको सरल शल्की उपकला। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या इसकी खासियत होती है, इसकी सेल्स कैसी होती हैं। तो जो कोशिकाएं होती हैं वो चपटी होती हैं, आप देख सकते हैं कोशिकाएं क्या है, चपटी है, साथ ही साथ क्या है, एक पतली सी झिल्ली, पतली सी लेयर का जो है सतह का वो निर्माण करती हैं। फिर शरीर की बाहरी सतह में ये
प्रेजेंट होती हैं। ठीक, इसके बाद होती है ये हाईली परमेएबल है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा परागम्य है, वाटर और गैसेस का एक्सचेंज इजिली हो पाता है। ठीक, ये सब आपकी बात हो गई किसकी, सरल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्यूबॉइडल, नाम से क्लियर है, घनाकार। ऐसे सेल्स होंगे, ऐसी कोशिकाएं होंगी जिनका शेप कैसा होगा, एक घन के आकार का, एक क्यूब के आकार का होगा। ठीक, अब ये क्या करती है, इनका काम क्या मेन होता है, तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखते जाइएगा कि इनका मेन पॉइंट क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका, क्यूबॉइडल का। ये क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं अंगों में। कैसे, ये एक यांत्रिक सहारा देती हैं। साथ ही साथ इनका काम क्या होता है, अवशोषण करना और स्राव करना, चीजों को एब्जॉर्ब करती हैं और स्रावित करती हैं, सिक्रीट करती हैं। ठीक, कौन सी, ये सारी सेल्स। अब बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड, गुर्दे की नलिका, मतलब ट्यूब्स ऑफ किडनी, तो यहाँ यहाँ ये पाई जाती हैं। अब घनाकार है, मतलब आपके क्यूब्स, इसके सेल्स कैसे बने होंगे, क्यूब्स के बने होंगे। तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसे इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। आपसे स्ट्रक्चर कोई नहीं पूछेंगे, सिर्फ ऐसे मैंने बना दिया है जिससे कि आपको चीजों को समझ में आए, आप रिलेट कर पाए। अब ये जो नीचे की आप ये देख रहे हैं ना, इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको आधार झिल्ली भी हिंदी में बोला जाता है। तो हर जो टिश्यू है आपका, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही बना होता है, इस बात को याद रखेंगे। ये एग्जाम में पूछा गया है एक बार कि जो आपका ये उत्तक है, वो उत्तक की सतह का नाम पूछा है, तो उत्तक किस सतह पे से जुड़ी हुई होती है, तो वो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है या आधार झिल्ली होती है, जिससे कि जिसके ऊपर उत्तक प्रेजेंट होती है। ठीक, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब ये क्यूबॉइडल उत्तक, जब आपका सिंपल ऐसा देख रहे हैं कि आप ये स्ट्रक्चर कैसा है, एक ऐसा है सिंपल आपका क्यूब घन के आकार में ये पूरा स्ट्रक्चर है, और ऐसे ऐसे टिश्यूज क्या है इसमें एक दूसरे के ऊपर ऐसे लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये घनाकार जब इसमें क्या हो जाता है, इसमें ऐसे से ये ऐसे ग्रूव सा बना लेता है, मतलब एक ऐसे अंदर की तरफ जब फोल्ड हो जाएगा, क्या इसकी जो सेल्स हैं वो अंदर की तरफ जब फोल्ड हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाती हैं, ये एक फॉर्म कर लेती हैं, एक अलग तरह का टिश्यू बना लेती हैं, जिसको ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम टिश्यू बना बोल देते हैं। ये क्या कब होती है, जब एपिथेलियम, जब आपकी ये लेयर है, ये लेयर क्या करेगी, मुड़ जाएगी, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगी, एक तरह से बहुकोशिकाएं ग्रंथियों का निर्माण कर लेगी, मल्टी सेल्यूलर आपकी जो ग्लैंड्स है उसका निर्माण कर लेगी, और ये क्या बन जाएगी, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम बन जाएगी। इसके एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, इसका एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले बताया कि सुनते जाएंगे आपको चीजें याद हो जाएंगी, मैं रिपीट भी करती जाऊंगी जल्दी जल्दी। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, उपकला उत्तक क्या होता है, ऐसा कोई भी उत्तक जो कि बाहरी सतह में को प्रोटेक्ट कर रहा हो, कवर कर रहा हो, आपकी लाइनिंग बना रहा हो, मतलब रेखीय कर रहा हो, अंदर की चीजों को बाहर की चीजों में गैस का आदान प्रदान कर रहा हो, मतलब परमिएबल हो, तो वो सब क्या हो जाएगी, आपकी उपकला उत्तक हो जाएगी। अब उपकला उत्तक में मेन चीज आपको क्या पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है। पहला टाइप हमने क्या पढ़ा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, सरल शल की उपकला। सरल शल की उपकला जो थी वो क्या थी, एक सिंगल परत थी, और वो परत कैसी थी, पतली थी, कोमल थी, सॉफ्ट थी, साथ ही साथ कैसी थी, चपटी थी इनकी कोशिकाएं। अब ये हाईली परमेएबल थी, क्योंकि आप खुद सोचिए बाहर की जो सतह है, अगर ये परमेएबल नहीं होगी तो इसमें कैसे गैस का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ईसोफेगस और एल्वियोलाई में पाई जाती है। इसके बाद अब ये तो सरल हो गई, पर इसमें स्ट्राइटेड एक पॉइंट छूट गया था, जो आपकी स्तरित उपकला होती है। इसमें क्या है, परतें अलग अलग होती हैं। अगर आपकी स्किन एक सिंगल लेयर की बनी होगी तो ये तो टूट जाएगी, फट जाएगी, इसीलिए इसमें क्या है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं। इस मल्टीपल लेयर से क्या है, स्किन बनी होती है। ये आपका कौन सा उत्तक हो जाएगा, स्ट्राइटेड उत्तक हो जाएगा, मतलब स्तरित उपकला हो जाएगी, जिसमें परतें अलग अलग पाई जाती हैं। और ये आपकी क्या है, ये भी आपकी स्किन और लाइनिंग ऑफ द माउथ में ये पाई जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा क्यूबॉइडल उपकला, मतलब ऐसी उपकला जो कि घनाकार है, जिसका आपको शेप पता है कैसा घन का शेप है। अब इसका क्या काम हो जाएगा, स्राव करना और अवशोषण करना। साथ ही साथ एक यांत्रिक सपोर्ट भी देती है, मतलब यांत्रिक सहारा भी देती है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है। ये कहाँ पाई जाती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सलाइवरी ग्लैंड में, गुर्दे की नलिकाओं में। इसमें आप खुद सोचिए सलाइवरी ग्लैंड से क्या सेक्रीट होता है, क्या सलाइवा, थोड़ा रिलेट करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड है, मतलब आपकी लार ग्रंथि है, ये क्या सेक्रीट कर रही है, सलाइवा, लार सेक्रीट कर रही है, तो क्या है, सेक्रीशन का काम हो गया। बात करते हैं गुर्दे की नलिका, तो ट्यूब्स ऑफ किडनी होता है, उस नेफ्रॉन्स जो होते हैं उनका क्या काम होता है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब एब्जॉर्प्शन सेक्रीशन का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हमने इसके बाद क्या बोला, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में कैसे हुआ, ये बात याद रखेंगे, जब क्यूबॉइडल जब अब उसकी जो एपिथेलियम है वो जब
फोल्ड हो जाती है कहाँ अंदर की तरफ, तो वो कैसा फॉर्म कर लेती है, वो एक ग्लैंडुलर ग्रंथि बना देती है। ठीक, अब इसका क्या काम हो जाएगा, ये स्वेट ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स में ये इनके टिश्यूज पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा कॉलुमिनर स्तंभकार। अब इसके कैसे आपको देखने को मिलेगा, सेल्स जो आपकी कोशिकाएं होंगी ये आपकी कुछ कॉलम मतलब स्तंभ के रूप में होंगी। ठीक, सबके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इस बात को भी याद रखेंगे, आधार झिल्ली जिसको बोलते हैं। फिर बात कर लेते हैं इसका भी काम क्या है, ये अवशोषण को बढ़ाती है। ठीक है, कौन सी, सॉरी कॉलुमिनर में है नाम अभी हम, तो ये भी क्या कर रही है, अवशोषण और स्राव कर रही है। ठीक, अब इसकी एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। आपकी जब कॉलुमिनर की बात आएगी तो इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अब इसको आप रिलेट कैसे करेंगे और याद कैसे रखेंगे, इसको याद करने का तरीका आप ऐसे रखेंगे कि आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके वॉल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जिसके आसपास क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या है, ये आपके विलाय हैं। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाय, तो ये कैसा, एक तरह से स्तंभ का ही तो नुमा स्ट्रक्चर जो है बना रहे हैं। तब जब ये स्तंभ का स्ट्रक्चर आपको कहाँ देखने को मिला, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिला। इसीलिए आपको ये एग्जाम्पल यहाँ याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में स्तंभ वाला स्ट्रक्चर हमने विलाय में देखा था, तो इसीलिए जो स्तंभकार एपिथेलियम है इसमें इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में हमको ये देखने को मिलता है। सिर्फ याद करने का एक तरीका मैंने आपको बताया कि विलाय कैसे स्तंभ रूपी स्ट्रक्चर थे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे, और वो विलाय आपके कहाँ देखने को मिले, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिले। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एग्जाम्पल हो जाता है वो किसमें, किसके अंडर आएगा, आपका कॉलुमिनल एपिथेलियम में स्तंभकार उपकला के अंदर आपका आएगा। ठीक है, फिर ये आंत की भीतरी सतह लाइनिंग हो गई, जहां एब्जॉर्प्शन होता है वहां ये पाई जाती हैं। ये आपको बात याद रखना है, इसका मेन एग्जाम्पल इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है, मेन कॉलुमिनर का जो आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं सीलिएटेड। अब जैसे ही इसमें क्या प्रेजेंट हो जाएंगे, इसमें सीलिया प्रेजेंट हो जाएंगे, तो सीलिया प्रेजेंट हो जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही पक्षमाभी स्तंभकार हो जाएगा, ये मतलब सीलिएटेड, आपका सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम बन जाएगा। इसमें क्या था, क्यूबॉइडल में घनाकार में, कि आपका जैसे ही वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जा रही थी, तो फोल्ड होने के चक्कर में ये क्यूबॉइडल कन्वर्ट हो जा रहा था ग्लैंडुलर में। ठीक है, ये क्यूबॉइडल ग्लैंडुलर में कन्वर्ट हो जा रहा था। अब कॉलुमिनर, ये जो कॉलुमिनर है, जो स्तंभकार है, इसमें अगर सीलिया प्रेजेंट हो जाएगा, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम पर पक्षमाभी स्तंभकार उपकला। ठीक है, इसमें बस कुछ नहीं होता है कि आपको कहाँ याद, इसको अवशोषण बढ़ाने के लिए सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसको एग्जाम्पल आपको याद रखना है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और किडनी ट्यूब्यूल्स, जहाँ पे पश्चमाभ होते हैं प्रेजेंट। ठीक, ये बात आप सब याद रखेंगे। तो ये आपका यहाँ पर पहला उपकला टाइप एपिथेलियम टिश्यू खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा उत्तक है, संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू में हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है, हमको बोन्स के बारे में पढ़ना है, हमको कार्टिलेज के बारे में पढ़ना है, प्लस हमको दो तरीके के और कनेक्टिव टिश्यू आपके एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक में दिए हैं। आपको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा एडिपोज टिश्यू, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक क्या है, इनके दो कंपोनेंट्स होते हैं, सेल और आपकी अधात्री। मतलब संयोजी उत्तक जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, सेल, और वो सेल कहाँ रहेगी, किसी एक मीडियम में, किसी एक तरल या किसी एक सॉलिड या किसी सेमी सॉलिड जिसको जेली लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें वो सेल्स पाई जाएंगी। अब आइए देख लेते हैं वो कैसी कैसी चीजें किस तरीके से वो प्रेजेंट होती है, कहाँ वो रहती हैं। ठीक, तो सबसे पहले अधात्री मतलब मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स आपका कठोर हो सकता है, जो कि सॉलिड है, तरल, ब्लड, जेली लाइक, कार्टिलेज। तो जो मैट्रिक्स है मतलब जो मीडियम है, जहां पर वो आपका वो पर्टिकुलर एक उसके सेल्स पाए जाएंगे, जैसे बोन है तो बोन के जो सेल्स पाए जाएंगे वो कहाँ पाए जाएंगे, आपके एक सॉलिड मीडियम में पाए जाएंगे। ठीक है, तो बोन का आपका अधात्री क्या हो गई, आपका मैट्रिक्स क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ऐसे ही आपका ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ऐसे ही आपका जो कार्टिलेज है, इसका मैट्रिक्स या अधात्री क्या हो गई आपकी, ये आपकी जेली लाइक हो गई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसके दो कंपोनेंट, सेल और आपका अधात्री, जिसमें वो चीजें रहती हैं। तो बोन क्या करता है, बोन आपके शरीर में क्या करेगा, आकार प्रोवाइड करेगा, एक सपोर्ट देगा। ठीक, और क्या है, एक ढांचा दे देगा, साथ ही साथ क्या करेगा, एक एंकर सपोर्ट, किसको देगा एंकर या किसको करेगा सपोर्ट, तो बोन सपोर्ट करता है किसको, आपकी हड्डी जो है वो किसको सपोर्ट कर रही है, मांसपेशियों को सपोर्ट दे रही है, उसको सहारा दे रही है। ठीक, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। बाकी बोन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है कि बोन क्या क्या करती है, बोन में कैल्शियम और फास्फोरस प्रेजेंट होता है। ठीक, हड्डी में। फिर बात कर लेते हैं कि दो आपकी अस्थि का जो जुड़ाव होता है वो किससे होता है, दो अस्थि किससे जुड़ी होती है, ये एग्जाम में पूछते हैं, तो वो आपकी लिगामेंट से जुड़ी होती है, जिसको बोलते हैं आप स्नायु स्नायु स्नायु।
इसको बोलेंगे लिगामेंट। स्नायु हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो दो जो अस्थि है वो स्नायु से जुड़ी, स्नायु के द्वारा जुड़ी है, जिसको लिगामेंट बोलते हैं इंग्लिश में। और बोन टू बोन जो आपका जुड़ाव है, जो कनेक्शन है, तो इसको क्या, ये क्या है, ये हाईली फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, इस बात को भी याद रखेंगे। फिर बोन से जो मसल आपकी जुड़ रही है, बोन से जो मसल जुड़ रही है, मतलब अस्थि से मांसपेशी जुड़ रही है, ये आपकी कंडरा द्वारा जुड़ती है। कंडरा, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि मसल टू बोन टेंडन और बोन टू बोन लिगामेंट, ठीक। अब बात कर लेते हैं, जो ये टेंडन होते हैं ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब इसमें लचीलापन नहीं होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं अधात्री में हमारा तरल पदार्थ जो है, ब्लड 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 का क्या मीडियम है, मैट्रिक्स है, धात्री है, लिक्विड है। अब ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड में आपको जो चीजें हमने क्लास 8 में पढ़ी थी वही सेम चीजें हैं अभी है, जब हम और इसको इन डीप पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, जब हम पढ़ेंगे अपना हार्ट वाला चैप्टर, ह्यूमन हार्ट, तब उसमें हम और ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड प्लाज्मा, उसमें कितने परसेंट प्लाज्मा होता है, कितने परसेंट क्या क्या चीजें होती हैं, वो हम डीप में उधर देखेंगे। अभी इसमें सिंपल देख लीजिए कि ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं। ब्लड में आपका सबसे पहली बात है, ब्लड का काम क्या है, वो ऑक्सीजन को लेने और देने का काम कर रहा है, ऑक्सीजन को दे रहा है सेल्स तक और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है वापस लंग्स में। ब्लड का क्या काम है, फूड को देना, हर एक सेल्स को फूड पहुंचाना, हॉर्मोन्स को स्राव करना, फिर साथ ही साथ क्या करेगा, एंजाइम्स रिलीज होगी, वो पर्टिकुलर ऑर्गन में पर्टिकुलर प्लेस पे जाके वो हिट करेगी टारगेट साइट पे अपने। तो ये सब काम हो गया ब्लड का, ये सब चीजें आप जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कार्टिलेज की, उपास्थि की। तो उपास्थि आपने देखा होगा, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, जहां पे मुलायम सी हड्डी आपको देखने को मिल रही है जो हल्की सी मुड़ जा रही है, तो वो क्या है, वो सब कार्टिलेज है। कार्टिलेज का मैट्रिक्स हो जाता है जेली लाइक हो जाएगा। फिर साथ ही साथ कोशिकाओं के बीच में, अब ये कैसे, क्यों ये मुड़ जाती हैं, इनका कारण क्या है। देखो बोन्स क्यों नहीं मुड़ती, क्योंकि बोन्स की जो कोशिकाएं हैं एकदम एक दूसरे से टाइटली पैक्ड है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। पर कार्टिलेज की कोशिकाएं जो होती हैं, इनके बीच में थोड़ा सा गैप पाया जाता है। इस गैप की वजह से कोशिकाओं में जो आपको थोड़ा थोड़ा गैप दिखेगा, उसकी वजह से ये थोड़ी मुलायम होती हैं, ठीक है, पर्याप्त इसमें स्थान होता है। अब इसकी अधात्री जो होती है, किसकी, आपकी कार्टिलेज की, ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को आप नोट करेंगे। जो उसकी धात्री है, जो मैट्रिक्स है कार्टिलेज का, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला प्रोटीन और दूसरा शर्करा, मतलब प्रोटीन और शुगर से मिलकर क्या बना है, आपका कार्टिलेज बना है। इस बात को याद रखेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक। अब बात कर लीजिए, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, आपके कहाँ कहाँ मिलती है, ईयर, नोज, ट्रैकिया, फिर आपका लैरिंग्स मतलब कंठ, और श्वास नली में ये सब चीजें कार्टिलेज पाई जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ 2.2 कनेक्टिव टिश्यूज और बच गए हमारे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सॉरी, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, उसको इंग्लिश में भी एरियोलर ही बोलते हैं और हिंदी में भी एरियोलर बोलते हैं, ठीक है। एरियोलर आपका संयोजी उत्तक और आपका ये वसामय उत्तक। अब देख लेते हैं एरियोलर में, तो जहां जहां भी ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस बचा है, ठीक है, क्या मैंने बोला, जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी अंग हैं, उनके बीच में अगर कोई स्थान बचा है, तो इस स्थान की खाली पूर्ति करने के लिए ये टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह जहां पे दो अंग के बीच में कुछ स्थान खाली है, तो उस खाली स्थान को भरने के लिए ये टिश्यूज आ जाएंगे, अपनी जगह ले लेंगे, ठीक। अब यह बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे त्वचा और मांसपेशी, त्वचा और अंदर क्या है, मांसपेशी, इसके बीच की जो खाली स्थान है वहां पे ये आ जाएंगे। तो जितना भी वो खाली स्पेसेस मिल रहा है, वहां वहां ये आपको देखने को मिलेंगे। फिर ऐसे रक्त नलिका के चारों ओर, मतलब ब्लड वेसल्स जो है, अब इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होंगे, इसके चारों ओर आपके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे। फिर नर्व नस के बीच में, फिर बोन मैरो अस्थि मज्जा के बीच में, ठीक। फिर ये क्या, इनका काम क्या है, फिल गैप बिटवीन द ऑर्गन्स, अंग के बीच का खाली स्थान को ये भर देंगे। फिर इनका और एक और इम्पोर्टेंट काम क्या हो जाता है, ये मरम्मत भी करते हैं किसकी, टिश्यूज की, और सपोर्ट भी देते हैं किसको, टिश्यूज को, ठीक। ये बात आप याद रखेंगे, इनका दो काम हो गया, एक तो एक खाली स्थान को पूर्ति करते हैं, दूसरा ये रिपेयर मरम्मत करते हैं, और टिश्यूज को क्या करते हैं, एक तरह से सपोर्ट देते हैं। अब बात कर लेते हैं एडिपोज टिश्यू, वसामय उत्तक। तो हमारे स्किन के नीचे की जो लेयर होती है वो वसा की बनी होती है। अब आपने देखा होगा, जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनको ठंडी कम लगती है, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी क्या कर लेगी, एक तरह से कुचालक का काम करती है, किसका, ऊष्मा का, कुचालक का वो काम करती है। इस बात को याद रखेंगे, ये सब पता भी होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको बात क्या याद रखनी है कि वसा का संग्रह जो होता है एडिपोज टिश्यू में होता है, नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाई जाती है। फिर इसके बाद ये जो कोई भी सेल्स है,
ये सेल्स के अंदर क्या है, फैट्स भरा हुआ है, इसको फ्लैट ग्लोब्यूल्स बोलते हैं या वसा की गोलिकाएं बोलते हैं, जो कि आपको एडिपोज टिश्यू में देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये आपके एक स्पेशल तरह का प्रोटीन पाया जाता है किसमें, आपका एडिपोज टिश्यू में, जो कि आपको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसको बोलते हैं, और इसकी मदद करता है किसमें, मूवमेंट ऑफ हैंड एंड लेग। ठीक, हैंड और लेग के मूवमेंट को इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हैंड और लेग का मूवमेंट जो हम कर रहे हैं, ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका इसमें एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है पहली बात तो, और ये किससे बना है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना हुआ है, जिसकी वजह से इजीली हम हाथ और पैर का अपना मूवमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, कनेक्टिव टिश्यू में दो तरीके की चीज हो जाती है, सेल और आपका मैट्रिक्स, आपके अधात्री। तो सेल में किस तरह का सेल है और किस तरह की वो अधात्री में रहती है, इस हिसाब से सेल का डिवीजन होता है। जैसे बोन के सेल्स होते हैं, बोन के सेल्स की अधात्री हो जाएगी आपकी सॉलिड, ब्लड के सेल्स की धात्री हो जाएगी आपकी लिक्विड तरल, और आपका कार्टिलेज की धात्री हो जाएगी जेली लाइक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर बोन को, बोन से बोन मतलब दो अस्थियों का जोड़ आपका लिगामेंट, और बोन अस्थि से मांसपेशी का जोड़ टेंडन, ठीक, जिसको स्नायु और कंडरा बोलते हैं हिंदी में। फिर कार्टिलेज जो आपकी उपास्थि होती है, ये उपास्थि क्या होती है, बहुत ही मुलायम होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से इनकी मुलायम की जो क्षमता है वो आ जाती है। अधात्री किससे बनी होती है, प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है। फिर एरियोलर गैप फिल करने का काम करते हैं, साथ साथ मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। और क्या करते हैं, इनका एक और काम था, हाँ, रिपेयर करना, जो कि मरम्मत करना। ठीक है, इसके बाद एडिपोज टिश्यू हमने पढ़ा। एडिपोज टिश्यू में क्या हो जाएगा कि जो भी वसा से रिलेटेड है, हमारे सेल्स के स्किन सेल्स के नीचे वाली लेयर एडिपोज टिश्यू की होती है। इसमें फैट के ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ऊष्मा के कुचालक है, इसलिए हीट को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। और इनके स्पेशल प्रोटीन होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, जो कि हाथ और पैर के मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं। चलिए आइए, बस दो छोटे छोटे रह गए, चलिए अब देख लेते हैं। हमारे जो दो उत्तक बच्चे हैं, एक मसल टिश्यू बचा है हमारा, और एक आपका नर्वस टिश्यू बचा है। और चैप्टर आपको लंबा लग रहा हो, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड है, चीजें तो है वास्ट, अभी 11th 12th भी करना है, तो चीजों को समझ कर अच्छे से करेंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। भले ही आपको स्लो लगे तो आप 2x पर देखिए, पर वीडियो पूरा देखिए। अब क्या कर सकते हैं, लेक्चर्स बड़े बनते हैं क्योंकि आपका सिलेबस ही बड़ा है, वास्ट है। तो चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे बात कर लेते हैं मसल टिश्यू। मसल टिश्यू मतलब पेशी उत्तक। तो ये सारे टिश्यूज आपके कहाँ पाए जाएंगे, जो कि आपको मसल के मूवमेंट में हेल्प करेंगे। अब कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी गतियां होती हैं जो हमारे खुद हम अपना उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम जैसे हाथ को हिलाना, पैर को हिलाना, खुद बेंड होना, ये हमारे कंट्रोल में है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऐच्छिक आपकी गतियां बोलेंगे, मतलब वॉलेंट्री आप अपने एक्शंस कर रहे हैं। और ऐसी मसल्स को क्या बोलेंगे आप, ऐच्छिक आपकी पेशियां हो जाएंगी, मतलब वॉलेंट्री मसल्स हो जाएंगी। पर कुछ ऐसी पेशियां होंगी जो कि इनवॉलेंट्री है, मतलब आपकी इच्छा अनुसार वो कार्य हो रहा है। जैसे खाना खाया तो वो अपने आप नीचे जा रहा है, ठीक। आप बोल रहे हैं तो आपका जो मुख का मूवमेंट है वो अपने आप हो रहा है। आपकी आंखों का झपकना, ठीक, आपके अंदर का हृदय का ऐसा कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन होना, तो मतलब ऐसी चीजें जो कि आपकी इच्छा के अनुसार हो रही हैं, उसको क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री बोलेंगे, या अऐच्छिक आपकी मसल्स की काम का मतलब पेशियां इनमें काम करती हैं, या इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ये। तो चलिए आइए देख लेते हैं। और तीसरा हो जाएगा कार्डियक, मतलब आपका हृदय वाला। अब हृदय आपके कंट्रोल में है नहीं, तो एक तरह से वो हो क्या गया, इनवॉलेंट्री एक्शन की आप इच्छा नहीं कर रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं है तभी भी वो चल रहा है, जैसे ही रुकेगा तो फिर आदमी ही स्वाहा हो जाएगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो जो मसल टिश्यूज होते हैं, पेशी उत्तक, ये सबसे पहले इनके जो टिश्यूज होते हैं उनका आकार कैसा होता है, तो ये लंबे होते हैं, लंबी कोशिकाएं होते हैं, और ये प्रदान क्या करते हैं, गति प्रदान करते हैं। और स्पेशल एक प्रोटीन से बने होते हैं, जो सिकुड़ने वाले प्रोटीन्स जिनको कहा जाता है, और इनको बोलेंगे आप कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। और ये क्या काम करेंगे, ये आपका रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्सेशन मतलब संकुचन, और आपका दूसरा वर्ड हो जाएगा प्रसार, इसका काम करते हैं। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी अगर आपकी मांसपेशी जिसमें मूवमेंट जो गति हो रही है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें एक तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिसको संकुचित प्रोटीन बोलते हैं, सिकुड़ने वाला प्रोटीन बोलते हैं, जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इंग्लिश में बोलते हैं। और इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्सेशन, संकुचन और रिलैक्सेशन आपका प्रसार हो रहा है, जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट, कोई भी गति आपको देखने को मिल रही है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब ये 3 प्रकार के होते हैं हमारे मसल के टिश्यूज, पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका स्केलेटल हो गया, दूसरा आपका कार्डियक हो गया, और तीसरा आपका स्मूथ हो गया। तो स्केलेटल देख लेते हैं। स्केलेटल मतलब
कंकाल पेशी को ऐच्छिक पेशी भी बोला जाता है, क्योंकि स्केलेटल आप नाम से संबंधित कर सकते हैं चीजों को। कंकाल आ गया मतलब आप अपने कंकाल को इधर से उधर हिला सकते हैं, इसलिए ये ऐच्छिक पेशियां कही जाती हैं। ठीक, ये कैसी होती है? लंबी होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। आप देख रहे हैं ऐसी लंबी लंबी आपको बेलन आकार में आपको दिख रहा है, और ये बेलन आकार कैसा है? एक तरह से उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, मतलब नाभिक बहुत सारे पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें बहुनाभिकीय हो गए या मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गए। दूसरी बात, ये अनब्रांच्ड है, कहीं से भी आपको ब्रांचिंग नहीं दिख रही है, सिंगल सिंगल ऐसे सिलेंडर्स दिख रहे हैं, तो वो क्या हो गया? आपका स्केलेटल मसल हो गया। अब इनका काम क्या होता है? ये मसल को बोन्स तक जोड़ते हैं, मतलब स्केलेटल मसल्स क्या करेंगे? ये आपको मसल्स मतलब मांसपेशी से आपकी अस्थि को जोड़ेगी, इसीलिए ये स्केलेटल मसल्स होती हैं। और स्केलेटल मसल्स आपकी क्या हो गई? वॉलंटरी एक्शंस की हो गई, कि आप अपने इच्छा अनुसार अपने मसल्स को मूवमेंट कर सकते हैं। इसमें लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं, हल्के और गहरी धारियां पाई जाती हैं, इसीलिए इनको क्या एक और नाम दिया गया है? रेखित पेशियां या कि स्ट्राइटेड मसल्स। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। स्केलेटल मसल का दूसरा नाम हो गया स्ट्राइटेड मसल, रेखित धारियां जिसमें प्रेजेंट होती हैं, जिसको रेखित पेशियां भी बोलते हैं। हल्की और गहरी धारियां आपको देखने को मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं कार्डियक। कार्डियक की क्या हो जाती है? अब स्ट्रक्चर देखिए कैसा है, ब्रांच वाला है, हर एक ब्रांच में एक न्यूक्लियस है, तो ये क्या हो जाएगा? यूनि न्यूक्लिएट, मतलब एक केंद्रिक हो जाएगा इसका नाभिक। अब बात कर लेते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन है, सिलेंड्रिकल है, बस इतना आपको याद रखना है, ज्यादा नहीं याद रखना है। स्मूथ मसल्स में क्या हो जाएगा? स्मूथ मसल्स जिसकी अनैच्छिक आपकी पेशियां हो गई, ये आपके कहां कहां पाई जाएंगी? स्मूथ मसल्स। नाम से क्लियर है, स्मूथ है मतलब अपनी चीजें खुद से होती चली जा रही हैं, खुद स्मूथली हो रही है, कोई किसी का जोर नहीं, कोई किसी का रोक नहीं। ठीक है ना, जोर लगा सकते हैं ना रोक लगा सकते हैं चीज, ठीक है ना। तो ये कैसी मसल्स हो गई? ये ऐसी मसल्स हो गई जो कि क्या है? आपकी अनैच्छिक है, आपके बिना इच्छा अनुसार वो चलती चली जा रही हैं, इसलिए स्मूथ है। ठीक, जैसे आहार नाल, ग्रास नली, आइरिस, आंख की पलक, लंग्स ऑफ ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई लंग्स मतलब फेफड़ों की बात हो रही है। फिर सेल्स, अब इसकी सेल्स कैसी होती है आप देख सकते हैं, ये सेल्स की, ये सेल है इसकी कैसी है? आपको एक तरह से स्पिंडल शेप की ऐसी ऐसी शेप है इस सेल की, और इसमें क्या है प्रेजेंट? आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस हो जाएगा, यूनि न्यूक्लिएट एक केंद्रिक, और अनस्ट्राइटेड मसल्स होती है। अनस्ट्राइटेड मतलब इसमें आपको लाइट और डार्क बैंड देखने को नहीं मिलेंगे, जो हमने यहाँ देखा था किसमें? फर्स्ट वाले में स्केलेटल में देखा था, जिसमें लाइट और डार्क बैंड देखने को मिल रहे थे, गहरी और हल्की धारियां देखने को मिल रही थी, जो कि क्या बना रही थी? रेखित पेशी बना रही थी। तो इसलिए ये रेखित पेशी ना होकर ये आपकी अरेखित पेशी बन जाती है, जिसको अनस्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या पढ़ा? हमारे मसल टिश्यू मांसपेशी की जो उत्तक होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहली बात, हमारी जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो मांसपेशी उत्तक होते हैं उसमें एक तरह का स्पेशल प्रोटीन पाया जाता है, जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कॉन्ट्रैक्सेशन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आपका कौन सा हो गया? वॉलंटरी एक्शन, जिसको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। स्केलेटल कंकाल, कंकाल हम हिला सकते हैं, इसलिए ये वॉलंटरी है, और ये मसल को बोन से जोड़ता है। मसल को बोन से जोड़ता है तो हम अपने मूवमेंट को ढिशुम ढिशुम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बात आपको क्लियर हो गई। अब आपको इसमें लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलता है। स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, मतलब ये आपकी रेखीय पेशियां इसमें पाई जाती हैं। इसके बाद इसका जो सेल्स होती हैं वो आपकी सिलेंड्रिकल होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। याद रखिएगा, आप ऐसे याद रख लीजिए कि इसको हम अपने हिसाब से मूवमेंट कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, तो बहुत सारे न्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएट है। बाकी में सब अपने इच्छा अनुसार चल रहे हैं, इसलिए यूनि न्यूक्लिएट है। सिर्फ एक मल्टी न्यूक्लिएट होता है, बाकी यूनि न्यूक्लिएट होता है। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमको चीजें डीप पढ़नी पड़ेंगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये लेक्चर्स आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी एनसीईआरटी आती है, क्लास 12 तक के लेवल का मैं आपको लेकर चलूंगी, तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा और चीजों को समझिएगा। चलिए बात कर लेते हैं आहार नाल। ये स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल्स मतलब अनैच्छिक हो जाएंगी। ये कहाँ कहाँ? जहां हमारी इच्छा नहीं चल रही पर चीजें फिर भी होती चली जा रही हैं, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी? अरेखित हो जाएंगी। अब भाई इसमें आप ना लाइट बैंड ना डार्क बैंड देख सकते हैं, इसमें कैसा? यूनि न्यूक्लिएट हो जाएगा। साथ ही साथ आपको एक और चीज याद रखनी है इसमें कि इसके जो सेल्स होते हैं ये टेपरिंग एंड्स के होते हैं, मतलब स्पिंडल शेप्ड होते हैं। इस बात को आपको याद रखना, जो कि अनऐच्छिक है। कैसे याद रखेंगे? स्पिंडल शेप इसकी स्ट्रक्चर है, आप ऐसे याद रखेंगे कि नुकीली है, खुद ही नुकीला है, धक्का देते हुए चला जा रहा है, किसी को रोक नहीं रहा है। एक आप देखते हैं ना पैना, तलवार पैनी है तो घुसती चली जाती है, तो इसी तरह से इसके सेल्स भी नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं एंड से, इसलिए वो अपनी इच्छा अनुसार चलते जा रहे हैं, किसी के लिए रुकते नहीं है। इस बात को आप सिर्फ रिलेट करने की चीजें होती है, जिससे एग्जाम में हमें याद आ जाए चीजें। फिर कार्डियक मसल्स में क्या है? ब्रांच्ड है। अब ये ब्रांच है, आपने खुद देखा है कि हार्ट की ब्रांचिंग होती है इधर उधर से। ठीक है, हार्ट की क्या है? आर्टरीज और वेन्स, धमनी
धमनियां और शिराएं जो है इधर से उधर से निकली होती हैं, इसलिए इनके जो सेल्स हैं वो भी ब्रांच है, ये भी एक याद करने का तरीका है। ठीक, तो ये भी क्या है, यूनिन्यूक्लिएट है, इन्वॉलेंट्री है और सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड होती हैं इनकी कोशिकाएं। अब बात कर लेते हैं, लास्ट हमारा इसका टिश्यू बचा है हमारा तंत्रिक उत्तक। तंत्रिक उत्तक को डीप में हम जब कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम पूरा विस्तार से करने वाले हैं, उन सब चैप्टर्स में भी टाइम लगने वाला है क्योंकि एक एक प्रोसेस आपको कंप्लीट 12th स्टैंडर्ड तक के लेवल को लेकर मुझे चलना है, तो चीजों में टाइम लगेगा। मैंने वापस वही बात बोल रही हूँ, 2x पर देखिए पर चीजों को पूरा देखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नर्वस टिश्यूज में क्या क्या चीजें होती है तंत्रिक उत्तक में। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ब्रेन आपका मस्तिष्क, आपका मेरुरज्जु और नर्व्स तंत्रिका, इन सब से मिलकर आपका नर्वस टिश्यू बनता है। अब इसमें आप डायग्राम देख लीजिए, किसका ये किसका आपका है, एक न्यूरॉन। न्यूरॉन जो एक आपका है, जो कि आपकी एक सेल है, न्यूरॉन सेल। अब ये सेल में क्या है, ये आपकी सेल बॉडी हो गई अंदर, और ये पूरा ये क्या है, डेंड्राइट्स है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सॉन है, ये अंदर वाला तंत्रिकाक्ष, और इसके ऊपर जो ये प्रेजेंट है माइलिन शीट है। और यहाँ से क्या मतलब, यहाँ से देखिए कोई भी सिग्नल आया मान लीजिए, तो सिग्नल किसने लिया, डेंड्राइट ने लिया। डेंड्राइट किसको दे देगा, सेल बॉडी को दे देगा। सेल बॉडी क्या करेगा, यहाँ एक्सॉन से होता हुआ होता हुआ होता हुआ यहाँ पे लेके आएगा। अब यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होता है क्या, सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स एक तरह का गैप होता है जो कि हर दो किसके बीच में, आपके नर्व सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये होता ही होता है सिनेप्स गैप। ये सिनेप्स गैप यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से क्या करता है, केमिकल रहता है यहाँ पे, तो केमिकल रिलीज करता है और जाकर दूसरे डेंड्राइट को जाकर ये सिग्नल दे देगा। मतलब आपने को अगर आपको क्या हुआ, आपको ऐसे हिट हुआ, कहीं पे चोट लगी, तो आप अपने चोट को हटाते हैं हाथ, तो क्या है, ब्रेन तक कैसे सिग्नल पहुंचा, तो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा इन्हीं इन्हीं नर्व सेल्स के द्वारा ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचता है। कैसे, डेंड्राइट्स पहले फटाक से सिग्नल लेंगे, वो दूसरे अब ये सोचने में लग रहा है कि बहुत स्लो प्रोसेस है, पर ये विदिन माइन्यूट सेकंड ये चीज होती है। इसलिए आप जब जलते हैं वैसे तुरंत हाथ हटा लेते हैं, क्यों, क्योंकि आपका ब्रेन फटाक से एक्टिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि सेल्स इतनी तेजी से काम करते हैं, इसमें से जो रिसाव होता है, जो सिनेप्स के इधर जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो फास्ट फास्ट अपना काम करते जाते हैं। मतलब एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल, तीसरे नर्व सेल तक वो चीजें आपकी ब्रेन तक पहुंच जाती हैं, और ये क्या है, एक तरह से सिग्नल बताते हैं। और नर्व टिश्यूज जो होते हैं, ये सब क्या है, टिश्यूज हैं। टिश्यूज पे क्या करेंगे, ये आपके सिग्नल्स क्रिएट करेंगे और आपके ब्रेन तक वो चीज पहुंचा देंगे, ब्रेन इन्फॉर्मेशन दे देगा और आप उस चीज को कर लेंगे। तो ये किस में आ गए, नर्वस टिश्यूज में। आपको ये चीज पढ़नी थी, बाकी डीप इसमें बहुत ज्यादा नहीं दिया है अभी। डीप हम अभी फर्दर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम एटम का स्ट्रक्चर, परमाणु स्टार्ट करेंगे। आपका 2 चैप्टर एक साथ खत्म हो जाएगा, उसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एक एटम एंड मॉलिक्यूल्स, दोनों चैप्टर साथ में करूंगी। उसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो भी मैं आपको कराऊंगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। ये बायो का लेक्चर आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया, जो 2 फेज में हुआ, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा एटम का, वो देखती हूँ मैं एक में कंप्लीट होता है कि दोनों में। तो आप चीजों से बस जुड़े रहिए, आपको हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं, आप बस जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।